दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज जो मैं आपको बताऊंगा वह राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टेट पीसीएस इत्यादि का पेपर देते हैं तो राष्ट्रपति से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, देखिए, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है। यानी कि देश में जो सबसे सर्वोच्च गरिमा या प्रतिष्ठा वाला जो पद जो होता है वह क्या होता है? राष्ट्रपति को। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को यानी कि देश का प्रथम नागरिक यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का जो संवैधानिक प्रधान होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो तीन चीज़ देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला पद है। यानी कि सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला पद किसका है? राष्ट्रपति का। दूसरा कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। तीसरा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो भी राष्ट्रपति में ही निहित होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। देखिए, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 कहता है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें क्या? अनुच्छेद 52 में। कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि 53 आर्टिकल ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होता है और राष्ट्रपति इसका प्रयोग क्या करेगा? भारतीय संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा क्या करेगा। देखिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि संघ की जो संवैधानिक शक्ति यानी कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, लेकिन संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगा? प्रधानमंत्री में निहित होगा। प्रधानमंत्री में निहित होगा। अगर आपसे ये पूछे कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में निहित होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और आप जानते हैं कि लोकसभा को जब भी भंग करना पड़ता है या मंत्रिपरिषद को ये करना पड़ता है या अगर देश में कोई आपातकाल ही लगाना पड़ता है तो राष्ट्रपति को उसमें किससे सलाह लेना पड़ता है? प्रधानमंत्री से सलाह लेना पड़ता है। इसीलिए ये माना जाता है कि संघ में राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा ताकत है। देखिए, अनुच्छेद 54 यानी कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 ये बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसका स्थापना किया जाएगा? एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें निम्न सदस्य होंगे। आप जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष। देखिए, भारत में दो प्रकार का मतदान होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान और एक अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष मतदान उसको बोलते हैं जिसमें आम नागरिक, जिस चुनाव में आम नागरिक सीधे भाग लेती है उसको प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। और अप्रत्यक्ष मतदान उसको बोलते हैं जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, वह अप्रत्यक्ष मतदान होता है। जैसे गांव में मुखिया या सरपंच का चुनाव होता है या एमएलए या एमपी का चुनाव, सांसद और विधायक का चुनाव होता है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट चुनाव देने जाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष मतदान हुआ। लेकिन जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस सब को चुना जाता है तो इस सब को हम नहीं चुनते हैं। यानी कि साधारण जनता उसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर के इसको चुनता है। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव किस मतदान के द्वारा माना जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद का दो सदन क्या है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसमें लोकसभा के भी और प्लस राज्यसभा के भी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में। मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे भाग, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत है या लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कि पहले कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेगा। दूसरा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है ना, दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब आगे देखिए नोट में कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक, यानी कि 50 वो सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव जो होता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट होता है, नामांकित यानी कि वो अपना चुनाव पत्र भरता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि 50 को प्रस्तावक सदस्य और 50 को अनुमोदक सदस्य क्या करे? उसका समर्थन करेगा। उस सदस्य किसका होगा? निर्वाचक मंडल का होगा। तो इसलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। 50 सदस्य निर्वाचक और 50 सदस्य क्या होते हैं? अनुमोदक होते। देखिए अब आगे है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक मत प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुप्त मतदान। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होगा। अब देखिए अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसके समक्ष में शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक वह अपने पद को धारण करेगा। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्षों का होता है। जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पर शपथ ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद को धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है, मान लीजिए कि 5 साल हो गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो फिर भी वह राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के कुर्सी पे नहीं आ जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद जो होता है, चेयर जो होता है, वह कभी खाली नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अपनी पद की समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर जब तक बना रहेगा तब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आता है, उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है। देखिए अब अनुच्छेद 57 क्या बोलता है? अनुच्छेद 57 ये बोलता है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता कि जब तक है जान, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 35 वर्ष, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कितने वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति रिटायर होगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जब तक चुनाव यानी कि जीत रहा है, कोई व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़के जीत रहा है तब तक वह राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा।
यानी कि ये नहीं है कि 70 वर्ष हो गया तो इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनेगा, 65 वर्ष हो गया इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जब तक है जान, यानी कि कोई इस राष्ट्रपति का मतलब कोई समय सीमा नहीं है, कितनी भी बार एक व्यक्ति चाहे तो कई बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, अपने यहाँ 5 वर्ष का, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति रहेगा? 2 बार। 2 बार से ज़्यादा अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अब देखिए अनुच्छेद 58 यानी कि अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता को बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता को बताता है, जो ये बताता है कि पहला योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए पहला योग्यता है कि वह व्यक्ति क्या हो? भारत का नागरिक होगा। पहला योग्यता क्या होगा? कि वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा योग्यता कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि उसको 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा वह व्यक्ति, और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर न होगा, यानी कि चुनाव के समय कोई अदर गवर्नमेंट वगैरह लाभ के पद पर नहीं होगा। और वह व्यक्ति 5वां योग्यता की पागल या दिवालिया न हो। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होगा? पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चौथा चुनाव के समय लाभ के पद पर न हो, पाँचवा पागल या दिवालिया न हो। देखिए अनुच्छेद 59 यानी कि अनुच्छेद 59 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दिया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य, न राज्यसभा का सदस्य, या न तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। न तो सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति कैसे बनेगा? वहाँ से उसको त्याग देना पड़ेगा। तो वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा, यानी कि एक साथ वह 2 जॉब नहीं कर सकता है। अगर संसद का सदस्य भी रहेगा तो राष्ट्रपति जब बनेगा तो उसको संसद की सदस्यता क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है शर्त? कि वह कोई अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वह राष्ट्रपति हो गया तब दूसरा गवर्नमेंट जॉब करता है, एक और सरकारी नौकरी कर लेगा, नहीं। वह कोई अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, वह कोई दूसरे लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। तीसरा, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। आपको पता है राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, और उस भवन का कोई किराया वगैरह उसको नहीं लगता है। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि संसद ने जो पेंशन निर्धारित किया है या जो वेतन निर्धारित किया है वो राष्ट्रपति को मिलेगा। उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं हो जाएंगे। जैसे देखें, राष्ट्रपति जितना दिन तक अपने कार्य पे बना रहता है उसका वेतन कभी कम नहीं होता है। राष्ट्रपति का वेतन में कोई कटौती वगैरह नहीं होती है, ये माना जाता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन अभी कितना है? 5 लाख प्रत्येक महीना, यानी कि प्रत्येक महीना में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? 5 लाख का महीना। और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह संचित निधि कोष से मिलता है। किससे मिलता है? संचित निधि कोष से। तो राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि कोष से मिलता है, 5 लाख का प्रत्येक महीना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार का, जितना देर वह अपने पद पर बना रहता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई यानी कि कटौती वगैरह नहीं होता है। ये भी माना जाता है कि राष्ट्रपति के वेतन पर कोई प्रकार का, आप देखिएगा, टैक्स वगैरह भी ये नहीं लगता है। अब देखिए अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है आपको? कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा धारण करता है। तो अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। देखिए, राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व, यानी कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने में मतलब क्या करता है? अपना शपथ ग्रहण करेगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो उसकी अनुपस्थिति में उस सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास क्या करेगा? अपना शपथ ग्रहण करेगा। तो यही है कि अनुच्छेद 60 बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ
लेता है, उसे शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करता है, उसको शपथ दिलाता है, किसको, राष्ट्रपति को। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना होगा, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। और ये मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का काम 5 साल का है, राष्ट्रपति मतलब कितने साल तक बना रहेगा, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल है। अब उससे पहले मान लीजिए कि अगर वह राष्ट्रपति मर जाता है या किसी कारण उसको हटा दिया जाता है महाभियोग लगा करके, तो 6 माह के अंदर, यानी कि 6 महीना के अंदर फिर दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना रहता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश वो अपने पद से हट जाता है या मृत्यु हो जाती है उसकी, तो 6 महीना के अंदर दूसरा राष्ट्रपति को फिर चुन करके लाना होता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के पद का ये पहला भाग रहा। राष्ट्रपति पर मैंने पहला पार्ट आपको दिया। दूसरा पार्ट में राष्ट्रपति की अन्य जो शक्तियां हैं, कार्य है, या बहुत सारा ऐसा मतलब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को क्या क्या मतलब ये है, मतलब दूसरा पार्ट में आपका राष्ट्रपति पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये भाग 1 आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आई, अगर आपको कितनी समझ में आई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये कलाम आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर करें। अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से चीज़ों को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, अक्सर बच्चे हमको ये बोलते हैं कि क्या आप अच्छा बोर्ड लेकर के नहीं बनाते हैं वीडियो। देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, बोर्ड के वीडियो से कहीं भी ज़्यादा क्वालिटी और कहीं भी ज़्यादा समझ में आता है कॉपी पे बनाया गया वीडियो। क्योंकि कॉपी में जब आप पढ़ते हैं, कॉपी पे बनाया गया वीडियो देखते हैं, तो आपको माइंड में एक अलग तरीका का फीलिंग होता है। लगता है कि कोई टीचर बगल में बैठ करके कॉपी पे लिख लिख के मुझे समझा रहे हैं। तो कॉपी, मैंने अच्छा से अच्छा एडुकेटर सबको देखा है कि वो कॉपी पे पढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ये ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे अगर मैं लिख देता तो बोर्ड पे ये नहीं, कॉपी की पढ़ाई से एक अलग फीलिंग ही आती है। तो चलिए ठीक है, ये मैं ये नहीं रखता है कि वीडियो कितना मतलब वीडियो का क्वालिटी क्या है, वीडियो की क्वालिटी क्या है ये मैंने नहीं, बल्कि ये देखिए कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है। जो आपको पढ़ाया जाता है वीडियो में, वह कितना बेहतरीन पढ़ाया जाता है। आपको सिखाना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हम क्या करें, डिजिटल बोर्ड रहे, अट्रैक्टिव रहे, हम लाइव क्लास में आएँ, लाइव क्लास में आकर के हम 2 घंटा बकवासें करें। नहीं, आज तक मैंने किसी भी वीडियो में कोई फालतू का बकवास नहीं किया है। केवल कंटेंट को पढ़ाता हूँ, समझा करके पढ़ाता हूँ, वहाँ से भागता हूँ। चलिए तो ठीक है, तो पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, पार्ट 2 की ज़रूरत होगी कीजिएगा, मैं लेकर के आऊँगा जी। धन्यवाद।